क्रोनिक इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट एक ये ऐसा शब्द है जिसकी अवेयरनेस अभी हम सब सोसाइटी में ज़्यादा नहीं है। अब मैं आपको सिर्फ एक चीज़ समझाना चाहूँगी। क्रोनिक इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट में जब मेडिसिन का असर होना कम हो जाए या मेडिसिन से आपको आराम नहीं आ रहा है और एक सर्जरी ऑप्शन आता है, तो जो मिड वे हमारा पाथ एक आता है, मिड पाथ जो हम ले सकते हैं, जिसके लिए ट्राई कर सकते हैं और हम अपनी दर्दों से निजात पा सकते हैं, वो हम क्रोनिक इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट से करेंगे। इंटरवेंशन एक ऐसा शब्द है जिसमें हम, आप सोच रहे होंगे इंटरवेंशन हम क्या करेंगे। इंटरवेंशन ये रहेगी कि हम इंजेक्शंस देंगे उस पर्टिकुलर एरिया में, और वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड और एक्सरे गाइडेड होगा। ब्लाइंडली कोई प्रोसीजर नहीं होगा। बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये रहेगा, ये प्रिसाइज टारगेटिंग रहेगी, एक ये नॉन सर्जिकल ऑप्शन आ जाएगा, और जो मेडिकेशंस की लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट होते हैं वो हमारे कम हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री मां वैष्णो देवी प्रेस क्लब खटरा। और बात करूं तो खबरों के साथ साथ हम कहीं ना कहीं आपको अलग अलग समय पे डॉक्टर्स के साथ भी रूबरू करवाते रहते हैं। स्पेशली मैं बात करूं तो श्री मां वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल्स की उन डॉक्टर्स की, तो जिनके साथ हम समय समय पर आपको रूबरू करवाते रहते हैं। और इसी बीच आज मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर पारुल गोयल जी हैं, और मैं बोलूं तो एक तरीके से असिस्टेंट कंसल्टेंट हैं जो एनेस्थीसिया के। इनके साथ आज विस्तार से जानकारी भी आपके साथ साझा करेंगे, और आपको ये भी बताने की जरूर कोशिश करेंगे डिस्कशन में कि एनेस्थीसिया का कितना ज्यादा हमारे आज के दौर पे जो है इसका जो ह्यूमन बॉडी है उसके ऊपर किस तरीके का इसका समाधान है, और क्या चीजें हैं जिस चीज को लेकर आज हमने जो है वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान जो है वो रखना भी चाहिए। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मां वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में। और बात करें तो आज शुरुआत में एनेस्थीसिया से ही करूंगा कि एक डॉक्टर जिसके ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेस भी कह सकते हैं हम, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर ओटी के अंदर जिस समय कोई पेशेंट को लेके जा रहे हैं तो डॉक्टर्स भी सबसे पहले कहते हैं कि एनेस्थीसिया डॉक्टर जो है वो डिसाइड करेगा कि इनको किस तरीके का बेहोश करना है, पूरा करना है, या पर्टिकुलर उस पार्ट को करना है कि यहाँ पे ऑपरेट करना है, किस तरीके का स्ट्रेस रहता है उस समय। एक्चुअली नमस्कार, मैं आपको बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप एनेस्थीसिया के बारे में एक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत कम लोगों को पता है। सर्जन के बारे में सबको पता होता है, बट एनेस्थेटिस्ट के बारे में सबको नहीं पता होता है कि व्हाट दे वांट टू डू। तो एक्चुअली में हमारा क्या रहेगा कि जो एनेस्थीसिया का आपने बोला स्ट्रेस, यस, द मैक्सिमम स्ट्रेस फॉर अ पेशेंट जब हम लेते हैं ओटी टेबल में, तो एनेस्थीसिया वाले को कंसर्न रहता है। उसको कई बीमारियों के साथ होते हैं, जैसे पेसमेकर डला हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, डायबिटिक है, कंट्रोल नहीं है, पीपी कंट्रोल नहीं है, या कई और छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनके कारण हम लोगों को ये एक स्ट्रेस रहता है कि मरीज जैसे हमारे साथ बात करते हुए अंदर जा रहा है, उसी तरीके से सर्जन को भी हम कंफर्टेबल जोन दें और पेन फ्री। एक एनेस्थीसिया वाले का एक सबसे बड़ा काम रहता है कि सर्जरी में पेशेंट तो पेन फ्री रहे, बाद में भी पेन फ्री रहे। ये एक हमारा कॉन्सेप्ट अब जो चेंज हुआ है कुछ सालों के अंदर। पहले सिर्फ ये रहता था कि सिर्फ सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया देना है, बट अब ये रहता है कि इंट्रा ऑपरेटिव और ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट को कोई ऐसे दर्द ना हो, उसके लिए प्रोसीजर्स, पेन फिजिशियन भी एनेस्थीसिया वाले के साथ, एनेस्थेटिस्ट के साथ एक पेन फिजिशियन का भी एक एड ऑन हो चुका हुआ है। बिल्कुल मैम, मैं इससे अगर हट के बात करूं तो आज की दौर में हर एक शख्स की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं किसी छोटी बड़ी बीमारी के साथ कोई ना कोई परिवार का सदस्य जुड़ा रहता है। हेडेक हो, कोई अलग से पेन हो, तो हम एकदम से पेन किलर खा लेते हैं कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए कुछ शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूँ तो रेस्ट मिल जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगी, पर एट द एंड फिर वो दर्द शुरू हो जाती है। उस चीज को किस तरीके से हम जो है उसका एक सोल्यूशन कर सकते हैं एज ए डॉक्टर। ये आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा है कि ये एक अवेयरनेस अभी हमारे सोसाइटी में नहीं आई है कि जो ये हम कांस्टेंट दर्द को, मैं एक नया नाम आ चुका है क्रोनिक पेन की, जैसे आप हेडेक्स हैं जो आपकी बीच में चलें, स्ट्रेस होता है, आगे पीछे थोड़ा बहुत दर्द हो जाता है, बट कुछ क्रोनिक पेन्स होती हैं जो क्रोनिक पेन का मतलब हुआ 3 महीने से ज्यादा कोई दर्द रह रही है और उसके लिए हम दवाई ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमें फर्क नहीं पड़ता है तो हमारे पास स्कोप क्या है। तो जो आपने अभी मुझसे सवाल पूछा है कि दवाई खाए और उसके बाद फर्क पड़ा पर फिर दोबारा लेनी पड़ती है, तो मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, ये सबको आपके माध्यम से ये मैं सबको बताना चाहती हूँ कि क्रोनिक पेन मैनेजमेंट
दिस इज अ थिंग विच वी हैव टू टेक केयर नाउ। ये एक हमारे आजकल हमारी सोसाइटी में हर दूसरा या तीसरा मेंबर होगा जिसको क्रोनिक पेन में माइग्रेन्स चल रही हैं, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया है, फ्रोजन शोल्डर है, और आपका सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, बैक पेन्स है, शियाटिका है, जोड़ों की दर्दें चल रही हैं। इनके लिए जब दर्द होती है तो क्या करता है मरीज? सबसे पहले पहले तो रूटीन में क्या होता है कि अपने ही लेवल पे एक दर्द की गोली खा ली। जिस सबको पता है, फार्मासिस्ट के पास गए, केमिस्ट के पास गए, भाई कोई दर्द की दवाई दे दीजिए, वो दर्द की दवाई ले ली। कुछ समय तक तो ये काम चलेगा, पहले तो खुद अपना इलाज करेंगे, फिर लगेगा नहीं ये फर्क नहीं पड़ रहा, तो किसके पास जाते हैं आजकल? फिजिशियन, जनरल फिजिशियन के पास, ऑर्थोपेडिशियन के पास, न्यूरो फिजिशियन के पास या न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं। वो भी आपको वापस कुछ दवाइयों पे, कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशंस पे रखेंगे, और वो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशंस आपकी कुछ समय तक चलती है, कुछ को तो आराम आ जाता है। जब कुछ को आराम नहीं आएगा तो उनको बोला जाएगा कि आप सर्जरी कीजिए। अब बात ये आती है कि सर्जरी नो डाउट कुछ मरीजों की जरूरत बनती है, बट कुछ मरीजों के लिए सर्जरी की इतनी जल्दी जरूरत नहीं होती है। मैं भी इसी बात पे आने वाला था, आपको रोक भी रहा हूँ यहाँ पे कि सर्जरी, ठीक है आपने बात की कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो डॉक्टर है, एमओ जो है या फिर फिजिशियन है, वो दवाई तक दे देंगे, उसके बाद सर्जरी लास्ट ऑप्शन है। पर उससे पहले आज के दौर में अगर बात करूं तो सर्जरी से कुछ लोग डरते भी हैं, थोड़ा पैनिक हो जाते हैं कि ऑपरेशन होगा क्या, ठीक हम बाहर आएंगे नहीं आएंगे। पर वहाँ पे एक एनेस्थीसिया डॉक्टर की काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण योग्यता निभाते हैं। पर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जिनकी हम एकदम से सर्जरी नहीं कर सकते, कि बॉडी में पहले ही कुछ इस तरीके की मेडिसिन लगी हुई हैं, कुछ इस तरीके की कॉम्प्लिमेंट्री है कि आप सर्जन जो है वो एकदम से नहीं कर पाता। क्या उसमें उस दौर में जो आपकी भूमिका है वो किस तरीके से निभाते हैं? अब एनेस्थीसिया का जो है, मैंने आपको पहले बताया था कि एनेस्थेटिस्ट ओटी में एक्यूट पेन के लिए मैनेज करता है, बट अब जो स्कोप है बहुत वाइड हो चुका है, ब्रॉड हो चुका है, कि उसमें क्रोनिक पेन्स जो हैं, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, दवाइयों का जब असर होना बंद हो जाए या दवाइयों का साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाए, और सर्जरी पे हम किसी कारण, कोई भी कारण हो सकता है, या तो मरीज इतने बुजुर्ग हैं कि उनके बाकी सिस्टम बहुत इन्वॉल्व हैं, सर्जरी पे नहीं जा सकते हैं, या फिर ऐसा है कि उनके पास फाइनेंशियल इश्यूज इतने हैं कि वो नहीं लेके जा सकते हैं, या इस स्टेट से बाहर नहीं लेके जा सकते हैं, जो भी कारण आता है, उसके इन दो चीजों के बीच में, मेडिसिन और सर्जरी के बीच में, हमारा क्रोनिक इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट का स्कोप आता है, जिसकी अवेयरनेस अभी लोगों के बीच में बहुत कम है। इसमें अगर आपको मैं थोड़ा सा समराइज करूं तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? ठीक है भाई, दवाई दे रहे हैं, दवाई से फर्क नहीं पड़ा तो हम क्या खास कर लेंगे? अब बात आती है कि हम जब हमारे पर आएगा क्रोनिक पेन इंटरवेंशनल मैनेजमेंट जो करनी है, उसमें हम पर्टिकुलर साइड पे, जब कोई दर्द है, दर्द का कारण भी है, और दर्द कहाँ से उठ रही है वो जड़, जैसे कि कहीं से कमर की दर्द है, कमर में लोअर बैक में जहाँ पॉइंट से दर्द शुरू हो रही है, वहां पे हो क्या रहा है? कुछ नसें दब रही हैं जो दर्द की हैं, और वही नीचे टांग में भी जा रही है, जो शियाटिका का नाम आ जाता है, या फ्रोजन शोल्डर आ गया, या सर्वाइकल की कॉन्स्टेंटली, जो लैपटॉप्स पे काम करते हैं उनकी कॉन्स्टेंटली ऐसी पोजीशन हो जाती है कि नर्व्स प्रेस होती हैं, और उसके बाद क्या होता है कि स्पॉन्डिलाइटिस हो गया जी, फिर कंधे में दर्द आ रही है, बाजू में जा रही है, नमनेस सी शुरू हो जाती है, सुनपन, या आपको झंझनाहट सी शुरू हो जाती है। तो हम जो पर्टिकुलर साइट पे हम कुछ टेस्ट कराते हैं, एक्सरे करवाएंगे, एमआरआई कराएंगे, उनको करने के बाद एक पर्टिकुलर साइट को जहां से ओरिजिन है वो डायग्नोज करके वहां पे हम इंजेक्शंस, पेन किलर वो दवाइयां नहीं जो गोलियां हम दे रहे थे, वो नहीं होता, इसमें हम स्टेरॉइड डालते हैं, इसमें हम पीआरपी डालते हैं, हाइलोरेनिक एसिड होता है, रेडियो एब्लेशन होता है, और क्रायोथेरेपी। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम मरीज को देख के, पहचान के, उनको कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं बेस्ट जज करके, फिर हम इन चीजों को इंटरवेंशंस करते हैं। बिल्कुल मैम, मैं ओपीडी के बारे में जानना चाहूँगा कि ओपीडी का समय क्या है, और जम्मू में भी ओपीडी जिस तरीके से नारायणा हॉस्पिटल की है, वहाँ पे क्या समय सारणी है आपकी, और कटरा हॉस्पिटल जो हमारा नारायणा का हॉस्पिटल, कटक्याल हॉस्पिटल भी इसे कहा जाता है, यहाँ पर कब कब ओपीडी लगी? अभी यहाँ पे हमने अपने हॉस्पिटल में, कटरा के हॉस्पिटल में, वी हैव स्टार्टेड थ्रू होल वीक, हमारा 10 to 4 होल वीक रहेगा, एक्सेप्ट थर्सडेज। थर्सडे को हमारी ओपीडी गांधीनगर की रहेगी, वो हमारा टाइमिंग रहेगा 10 to 1, और जो हमारे कटरा हॉस्पिटल की है उसकी टाइमिंग रहेगी 10 to 4 डेली, एक्सेप्ट थर्सडेज।
बिल्कुल मेरे साथ डॉक्टर पारुल गोयल जी थी और जिस तरीके से हमने आपसे पहले भी बात की कि समय-समय पर नारायणा हॉस्पिटल्स के डॉक्टर के साथ हम आपको रूबरू करवाते हैं और आज विशेष तौर से मेरे साथ डॉक्टर पारुल के साथ विशेष बातचीत की और उम्मीद है कि जो भी आपकी क्वेरीज़ थी, जो आपको लगता था इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर उसका कोई ना कोई समाधान मिला होगा। अपने